हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आज का जो ये अपना वीडियो रहने वाला है वो राजस्थान की कृषि से संबंधित होगा और इसमें 110 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और इसमें ये जो 110 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसमें आपका पूरा राजस्थान की जो कृषि प्रणाली है, यानी कृषि है क्या क्या, मतलब उससे रिलेटेड कितने प्रकार की कृषि होती है, कौन से ज़िले हैं जहाँ पे कम होती है और ज़्यादा होती है कृषि, वो सारी की सारी बातें कवर हो जाएगी। 110 प्रश्नों के अंदर पूरा टॉपिक ही आपका कवर हो जाएगा। तो आइए अपने क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कृषि को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में मानसून का जुआ किसके संदर्भ में कहा जाता है? तो कृषि के संदर्भ में कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, देश का कितना प्रतिशत कृषि योग्य भूभाग राजस्थान में है? तो कितना है? 11% कृषि योग्य भूभाग राजस्थान में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, राजस्थान में कृषि के आंकड़ों की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा। राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा राजस्थान के कृषि की आंकड़ों की गणना की जाती है प्रति 5 वर्ष के अंतराल में। कितने वर्ष के अंतराल में? प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में की जाती है। इसके बाद में नंबर चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक कृषि योग्य भूभाग है? निम्न में से कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक कृषि योग्य भूभाग है? तो ये आपका हो जाएगा बाड़मेर जिला। कौन सा जिला? बाड़मेर जिला। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक फसल को बोया जाता है? यानी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, सर्वाधिक बोया जाने वाला जिला कौन सा है? तो बाड़मेर जिला है। कौन सा है? बाड़मेर जिला, जिसमें सर्वाधिक फसल को बोया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और अगला क्वेश्चन आपका रह जाएगा, छठा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक बंजर भूमि पाई जाती है? निम्न में से कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक बंजर भूमि पाई जाती है? तो ये आपका जैसलमेर जिला हो जाएगा। कौन सा जिला? जैसलमेर जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि पाई जाती है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला जिसमें सर्वाधिक परती भूमि पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जोधपुर और नागौर में सर्वाधिक परती भूमि पाई जाती है। सर्वाधिक जोधपुर, इसके बाद नागौर, दोनों ले लिए हैं मैंने। जोधपुर और नागौर में राजस्थान में सर्वाधिक परती भूमि पाई जाती है। बंजर भूमि जैसलमेर में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 8वां रहेगा, वर्ष 2019 और 20 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? बाजरा। बाजरा है जो वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9वां रहेगा, वर्ष 19-20 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होने वाला खाद्यान्न कौन सा है? सर्वाधिक उत्पादन होने वाला खाद्यान्न, तो वो आपका हो जाएगा गेहूँ। कौन सा हो जाएगा? गेहूँ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाली, सर्वाधिक उत्पन्न होने वाली तिलहन कौन सी है? यहाँ ध्यान से क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि सर्वाधिक बोए जाने वाली और सर्वाधिक उत्पन्न होने वाली दोनों पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सरसों। क्या हो जाएगा? सरसों। इसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जिला जो न्यूनतम बोया गया है या न्यूनतम बोया जाता है? तो ऑप्शन देखें, जैसलमेर, राजसमंद, प्रतापगढ़ या चित्तौड़गढ़। देखो, तो यहाँ पे न्यूनतम बोया गया है राजसमंद। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक वहाँ पे क्या, मार्बल, यानी वहाँ पे सर्वाधिक मार्बल निकाले जाते हैं, यानी ठीक है। तो यानी संगमरमर, कहने का मतलब है वहाँ पे संगमरमर निकाले जाते हैं सर्वाधिक। तो अधिकांश भाग पहाड़ी भाग हैं, तो इस कारण राजसमंद में सबसे कम बोया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसमें सर्वाधिक सिंचाई कृषि भूमि स्थित है? सर्वाधिक सिंचित कृषि भूमि है या सिंचाई कृषि भूमि है? तो गंगानगर जिला है जिसमें सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्थान बदल बदल कर की जाने वाली, ठीक है, स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि प्रणाली को क्या कहा जाता है? झूमिंग कृषि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है
कि स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो जूमिंग कृषि कहा जाता है। इसके बाद 14वां नंबर क्वेश्चन है आपका, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो ची माता कृषि या वालरा कृषि। क्या कहा जाता है, ची माता कृषि या वालरा कृषि। देखो कई बार ऑप्शन में गरासियड होता है, इसलिए कई बार ये ची माता कृषि भीलों के द्वारा की जाती है। अगर ची माता नहीं होती है तो हमें वालरा कृषि को राइट करना होता है। आगे बढ़ते हैं और आपके देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, रिले कृषि किसे कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा नहीं गया है एग्जाम में, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपको कि एक खेत से एक वर्ष में 4 फसलों का उत्पादन होना क्या कहलाता है, रिले कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि रिले कृषि प्रणाली किसे कहा जाता है, तो 4 फसलों का उत्पादन करना एक वर्ष में एक खेत से। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैविक कृषि प्रणाली किसे कहा जाता है। देखो ऐसी कृषि जिसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैविक खाद या देसी खाद का प्रयोग किया जाता है, जैविक कृषि कहा जाता है। जैविक कृषि प्रणाली किसे कहा जाता है, जिसमें जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, जैविक कृषि प्रणाली कहा जाता है। 17वें नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में जैविक कृषि करने वाला प्रथम जिला कौन सा है, तो डूंगरपुर है। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है ये कि राज्य में जैविक कृषि करने वाला प्रथम जिला कौन सा है, तो डूंगरपुर जिला है। इसके बाद में 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य के कौन से जिलों को जीरो बजट खेती के लिए चुना गया है। ये एग्ज़ाम में आ चुका है, टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा। देखो जीरो बजट खेती का मतलब होता है, मैं यहाँ समझा दूँ, जीरो बजट खेती का मतलब होता है देसी खाद का उपयोग करके खेती करना। किसी और अन्य भी जैविक मतलब ना, तो देखो जैविक खाद या फिर कहने का मतलब है और कोई ऑर्गेनिक खाद का हमें उपयोग नहीं करना हो उसमें, हमें सिर्फ उसके देसी खाद का उपयोग करके जो खेती की जाती है उसे जीरो बजट खेती कहा जाता है। टोंक, सिरोही, बांसवाड़ा ये 3 जिलों का चयन किया गया है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये क्वेश्चन। हाँ, मेज या पाटा क्या होता है। खेत को समतल करने वाली भारी लकड़ी होती है, उसको मेज या पाटा कहा जाता है। गांव के जो भी लोग होंगे उन्होंने देखा होगा, ठीक है, यानी बैल या ट्रैक्टर के पीछे जो लकड़ी का इस तरह से बड़ी सी भारी लकड़ी बांध दी जाती है, ठीक है, जो यानी जब खेत की जुताई होती है तो उसके पीछे पीछे ये जिस तरह से खेत की जुताई हुई है पीछे पीछे चलता है, तो जिसे मेज या पाटा कहते हैं। तो खेत क्या होता है, समतल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां रहेगा आपका, कृषि जलवायु प्रदेश के अनुसार राजस्थान को कितने भूभाग में विभाजित किया गया है। कृषि जलवायु प्रदेश के अनुसार राजस्थान को कितने भूभाग में विभाजित किया गया है, 10 भूभाग में विभाजित किया गया है। देखो अब यहाँ से जो अब इसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन चालू हो रहे हैं वो सारे के सारे आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन कृषि जलवायु प्रदेश से रहेंगे। मैंने पूरी की पूरी कृषि जलवायु प्रदेश आपको करवा दूंगा इसमें। देखो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कौन से जिले आते हैं। देखो उत्तरी पश्चिमी पूछा है और कृषि वाला भाग पूछा है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। फिर से पढ़ लेना एक बार, फिर से पढ़ते हैं इसको एक बार समझें। उत्तरी पश्चिमी, तो उत्तर और पश्चिम भाग में कौन है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। क्षेत्र मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कौन से जिले आते हैं, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं, तो सीकर, झुंझुनू और नागौर ये तीनों जिले आते हैं। आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, तो सीकर, झुंझुनू और नागौर। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखो जयपुर, क्वेश्चन इस हिसाब से भी पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को समझना। जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा जिले निम्न में से किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। वो हमें क्या पूछ रहा था, कृषि जलवायु के अंतर्गत कौन से आता है। अब ये जिले दे दिए और कृषि जलवायु प्रदेश का नाम पूछा गया है, तो ये आते हैं
अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में किस में आते हैं? जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा किस में आते हैं? तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है, देखो, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल हैं? तो ये उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग के अंतर्गत हैं। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा ये जिले किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग के अंतर्गत आते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार लगा दे, 7 स्टार लगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी जलवायु प्रदेश सबसे छोटा है। इसके अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले आते हैं। जिले भी याद रखना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा आपका, राजस्थान में गेहूं एवं दलहन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ किया गया था? राजस्थान में गेहूं एवं दलहन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ किया था? 2007 और 2008 में प्रारंभ किया गया था। राजस्थान के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2019-20 में कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र का योगदान था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 25 पॉइंट, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, मतलब 25.56%। ठीक है, क्वेश्चन को समझना, राज्य के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में, ठीक है, तो 2019-20 साल याद रखना, 19-20 में कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना था? ये 25.56% रहा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 28 रहेगा, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? ठीक है, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन अलग होगा। देखो, गेहूँ, बाजरा, मक्का या ज्वार। देखो, बाजरा है, मक्का है और ज्वार है, ये तो खरीफ है, खरीफ की फसलें हैं, यानी खरीफ की जो भी वर्षा ऋतु में बोई जाती है उनको खरीफ की फसल कहा जाता है। किसकी? खरीफ की फसल। और जो आपकी सर्दी ऋतु में बोई जाती है, जैसे गेहूँ है, फिर सरसों है, तो इस जो है तो वो आपकी क्या हो जाएंगे? रबी की फसल। तो यहाँ पे एक हो जाएगा, वो रबी की फसल हो जाएगी। इसके बाद में 29 नंबर का क्वेश्चन है, नील क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो नील क्रांति किससे संबंधित है? नील उत्पादन, गेहूं उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या सरसों उत्पादन। तो आप सीधा ऑप्शन क्या कर लोगे? नील उत्पादन। ये गलत हो जाएगा। नील क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। किससे उत्पादन से है? मत्स्य उत्पादन से रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां रहेगा आपका, राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? तो शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश में। शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश जो जलवायु प्रदेश है उसके अंदर राजस्थान का बीकानेर जिला आता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा, केंद्रीय कृषि फॉर्म कहाँ स्थित है? तो जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो ये है आपका गंगानगर में। 2 है केंद्रीय कृषि फॉर्म, ठीक है। एक तो आपका सूरतगढ़, जो सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर केंद्रीय कृषि फॉर्म है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि केंद्र फॉर्म है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये। तो यहाँ पे केंद्रीय कृषि फॉर्म पूछा गया है, ये गंगानगर के अंतर्गत है। इसके बाद में ये है 32वां क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। यह किस देश की वित्तीय सहायता से बनाया गया है? तो रूस की सहायता से। किसकी सहायता से बनाया गया है? रूस की सहायता से बनाया गया है। यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर ही आपके कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखो, एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है? तो सूरतगढ़ कृषि फॉर्म केंद्रीय कृषि फॉर्म कहा जाता है, तो गंगानगर जिले में है। किस देश की सहायता से बनाया? तो रूस की सहायता से बनाया था। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय कृषि फॉर्म जैतसर गंगानगर। देखो, ये भी केंद्रीय कृषि फॉर्म है, लेकिन सूरतगढ़ नहीं है, जैतसर है। तो गंगानगर में है ये भी। की स्थापना किस वित्तीय देश की सहायता से की? तो ये कनाडा की सहायता से। किसकी सहायता से? कनाडा। दोनों याद रखना। देखो, पहला है केंद्रीय कृषि फॉर्म, यदि सूरतगढ़ आ गया तो कौन सा हो जाएगा? रूस।
और केंद्रीय कृषि फॉर्म यदि जेतसर आ गया तो कौन सा देश आ जाएगा? कनाडा। बड़ा कौन सा है? सूरतगढ़ वाला। 34 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में। कहाँ स्थित है? बिछवाल बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, तो ये बिछवाल बीकानेर में। कहाँ है? बिछवाल बीकानेर के अंदर स्थित है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सेवर भरतपुर में। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर के अंतर्गत है। सेवर भरतपुर में क्या स्थित है? केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान स्थित है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में, देखो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके ही क्वेश्चन है, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हैं जो नहीं आए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ क्वेश्चन देखो मैं ये 98% क्वेश्चन एग्जाम में आ ही चुके हैं। ठीक है, टॉपिक है कृषि, तो कहाँ से आएंगे? इसके अंदर से जो भी क्वेश्चन है लगभग जो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ के लेके आया हूँ। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुका है। इसके बाद ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपका। 37 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर की स्थापना कब की थी? 20 अक्टूबर 1993। कब की गई थी? 20 अक्टूबर 1993 को की गई थी। बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मंडोर जोधपुर। कहाँ है? मंडोर जोधपुर में है। बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? मंडोर जोधपुर में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में क्या स्थित है? चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। 40 नंबर का क्वेश्चन है आपका, महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए हैं। देखो, राष्ट्रीय उद्यानिकी विकास संस्थान कहाँ है? तो किशनगढ़ अलवर में। कहाँ है? किशनगढ़ अलवर में है, ना कि अजमेर में। इन चीज़ों को याद रखना है। ये यहाँ पे बच्चे अजमेर को लेके कंफ्यूज होते हैं, ये अलवर रहेगा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानिकी विकास संस्थान अलवर जिले में है। 41 नंबर 41 नंबर का क्वेश्चन है, काजरी का पूरा नाम बताइए। ठीक है, काजरी का पूरा नाम बताइए। देखो, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये काजरी का पूरा नाम है। एक बार सुनना, हिंदी में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो अगर इंग्लिश में देखें तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये काजरी का पूरा नाम है। हिंदी में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो वर्तमान में राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो वर्तमान में 5 हो जाएंगे। राजस्थान का सबसे प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, या फिर राजस्थान का सबसे प्राचीन कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है आपका बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय, या वर्तमान में इसका नाम है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। ये राजस्थान का सबसे पहला है या सबसे प्राचीन कृषि विश्वविद्यालय कहा जाता है। कौन सा? बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय, या वर्तमान में इसका नाम क्या है? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। इसके मतलब जो भी अथवा में नाम है ये वो भी यहाँ पे शामिल किया है मैंने। तो ये सबसे प्राचीन है या सबसे प्रथम कह सकते हैं इसको। इसके बाद में 44 नंबर क्वेश्चन है, राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। 1974 में किसकी स्थापना की गई थी? 1974 में राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 45 नंबर का क्वेश्चन है, राजहंस की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, यहाँ हमें राजहंस की फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, हमें राजहंस की स्थापना है। तो देखो, ये सारे जिस तरह से मैं आपको बता दूं, एक तो देखो राज्य कृषि विपणन बोर्ड है 1974 में, इसके बाद राजहंस की स्थापना है 2007-8 में। तो ये सारी ये क्या काम करते हैं, यानी जो भी कीमतें हैं, ठीक है, जैसे मंडी में क्या क्या नियम होनी चाहिए उनके संबंध में कुछ नियम बनाते हैं। कृषि मंडी है, फिर अनाज की जो कीमतें होनी है उसको लेने की कीमत और अदर कस्टमर को बेचने की कीमत है, फिर सारी मतलब कीमतों को
निर्धारित करना और उनको बेचना, लेना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये सारे काम करने के लिए, उनके नियमन करने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। तो राजहंस की स्थापना 2006 और 7 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखो, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और ये आपका हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नाबार्ड क्या है या नाबार्ड की स्थापना किसने की थी? देखो, ग्रामीण क्षेत्र एवं कृषि विकास क्षेत्र में कार्यरत सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो नाबार्ड है। याद रखना, ये कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में छोटे मोटे लोन दिए जाते हैं। जो सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो नाबार्ड बैंक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये नाबार्ड की स्थापना पूछी जाती है 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ग्रामीण क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में जो सबसे अधिक लोन देने वाला और सबसे इन्हें लोन देने वाला जो सबसे बड़ा बैंक है उसको नाबार्ड कहा जाता है। नाबार्ड की फुल फॉर्म भी हमें याद रखनी है। इसके साथ में इसकी डेट याद रखना, 12 जुलाई 1982 एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को। किसको माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किन फसलों पर पड़ा था? गेहूं और चावल पे। किस पे पड़ा था? गेहूं और चावल पे। हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक गेहूं और चावलों पे पड़ा। यानी कहने का मतलब इनकी पैदावार अधिक बढ़ी। किनकी? गेहूं और चावलों की पैदावार सबसे अधिक बढ़ी थी। इसके बाद में 51 नंबर का क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन। हमें श्वेत क्रांति नहीं पूछ के सीधा पूछेगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से संबंधित रहेगा। श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। और गुजरात के आनंद की जो डेयरी थी वहाँ से इसको प्रारंभ किया था श्वेत क्रांति को। 53 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्न में से रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडे उत्पादन से संबंधित जो भी क्रांति उसे क्या कहते हैं? उसे रजत क्रांति कहा जाता है। अंडे उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी हो जाएगी? तो रजत क्रांति हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54 रहेगा, हरित सोना क्रांति किसे कहा जाता है? तो बांस उत्पादन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बांस उत्पादन को। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? बांस उत्पादन से है। इसके बाद में 55 नंबर क्वेश्चन है, तिलहन उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो पीली क्रांति। तिलहन उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति हो जाएगी? पीली क्रांति हो जाएगी। 55 नंबर का क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, कृषि कार्यों से संबंधित चल रही सभी क्रांतियों में समन्वय या नियंत्रण के लिए कौन सी क्रांति को चलाया गया था? तो इंद्रधनुष क्रांति को। इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि जितनी भी कृषि क्रांतियाँ हैं उनको समन्वय, उनमें तालमेल बैठाना, उनको नियमन करना, साथ में उनको कंट्रोल करना, उनके लिए एक क्रांति और चलाई गई थी जिसको इंद्रधनुष क्रांति कहते हैं। इम्पोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, विटीकल्चर का संबंध है अंगूर की खेती से। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में। इसके बाद बायोलॉजी की भाषा में वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? तो केंचुए पालन से। इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ये। केंचुआ पालन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर का मतलब क्या है? केंचुए का पालन। एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। तो ये 2-3 जो इम्पोर्टेंट थे पालना, उनको भी ले आया था। इसके बाद में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आज के ट्रेंड के हिसाब से देखें तो इस प्रकार के डीप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको करंट अफेयर्स के हिसाब से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। देखो, ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत महिला मंडी श्रमिकों को कितने दिन कम प्रसूता अवकाश दिया जाता है? कितने दिन का, ठीक है, कितने दिन का है ये
कितने दिन का प्रसूति अवकाश दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रसूति अवकाश कितने दिन का दिया जाएगा। जब एक महिला होती है, यदि वो महिला किस में मंडी के अंतर्गत काम कर रही है, ठीक है, इस योजना है ये ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। इस योजना के तहत यदि जो मंडी में काम कर रही है महिला, यदि वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो 45 दिन की उसको छुट्टी दी जाएगी, और जिसमें उसका एक भी रुपया नहीं काटा जाएगा। कहने का उसका पैसे नहीं काटे जाएंगे और इसको छुट्टी दी जाती है 45 दिन की। इसके बाद में 61 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे ये आपके क्वेश्चन, ठीक है। देखो, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत केंद्र और राज्य के मध्य व्यय का अनुपात कितना रहेगा। तो इसका आंसर है आपका, देखो यहाँ पे ये मैं पूरी की पूरी इस योजना की, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना की पूरी जानकारी ले आया हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, अब देखो फरवरी 2016 से प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? फरवरी 2000। उद्देश्य क्या था? कृषि में वित्तीय जोखिम को कम करना। प्रीमियम राशि, ये प्रीमियम राशि इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए, और ये वाला पॉइंट क्या क्या इम्पोर्टेंट रहेगा, ये 3 और ये ध्यान रखना, बताता हूँ। रबी की फसल 1.5%, ठीक है, 1.5%। इसके बाद खरीफ की फसल 2%, व्यापार और बागवानी फसल 5%। कहने का मतलब है, आप यदि आपकी रबी की फसल है, ठीक है, रबी की फसल का आप यानी कहने का मतलब 10,000 का बीमा करवाते हो, ठीक है, 10,000 का बीमा करवाते हो तो इसका आपको कितना 1.5% पैसे देने होंगे। ये इनकी प्रीमियम राशि है कहने का मतलब। इसी तरह कहने का मतलब है, यदि खरीफ की फसल करते हैं, जैसे वर्षा ऋतु में, कहने का मतलब किसी की बहुत ज़्यादा कपास की खेती हो गई, यानी कपास बोया है, तो अगर वो कम से कम 3 लाख का क्या करवा देता है, बीमा करवा देता है। 3 लाख का अगर वो बीमा करवाता है कपास के लिए, अपनी कपास के जो खेत है उनके लिए, कि कीड़े पड़ जाए या फिर ज़्यादा बारिश आ जाए या फिर कम बारिश हो जाए, तो अगर उसके वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए, तो ऐसे टाइम में उसका 2% उसको प्रीमियम राशि देनी होगी। इसके बाद व्यापारी के लिए 5%, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। रबी की फसल के लिए 1.5, खरीफ के लिए 2% और इसके लिए 5%। और आर्थिक व्यय वहन करता है केंद्र सरकार 60%। यानी जिस तरह से कहने का मतलब, अगर 20,000 बीमा किया है आपने किसी फसल का, तो मान लो यदि वर्षा हुई नहीं और आपका बीमा पास हो गया, या फिर अति वर्षा हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो फसल बर्बाद हो गई, तो अगर आपका बीमा जो किया था आपने वो पास होता है, जो पैसे मिलेंगे 20,000 रुपये, उनमें से 60% तो कौन देगा? केंद्र सरकार, और 40% कौन देगी? राज्य सरकार। और यह योजना 20 फसलों पर लागू है। इसको समझना एक बार। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना फरवरी 2016 में लागू हुई। उद्देश्य था कृषि में वित्तीय जोखिम को कम करना। ये प्रीमियम राशि याद कर लेना। आर्थिक व्यय 60%, जितना भी पैसा मिलता है 60% केंद्र सरकार हमें देती है, और जो भी पैसा 60% के अलावा 40% बेचता है अपनी राज्य सरकार देती है, और 20 फसलों पर लागू होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका, जैतून उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? तो बस्सी, जयपुर में। कहाँ स्थित है? जैतून उत्कृष्टता केंद्र बस्सी, जयपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका 63 रहेगा, संतरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? तो झालावाड़ में। कहाँ स्थित है? झालावाड़ के अंतर्गत स्थित है। संतरा उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़ में स्थित है, क्योंकि संतरे का सर्वाधिक उत्पादन भी झालावाड़ में होता है। इसके बाद में 64 नंबर का क्वेश्चन है आपका, औषधीय पौधों का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? तो मावली, उदयपुर में। ठीक है, कहाँ स्थित है? मावली, उदयपुर में स्थित है औषधीय केंद्रों का उत्कृष्टता केंद्र। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65 रहेगा, राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर और चूरू दोनों जिलों में होता है। देखो, अब ये देखो, चने का उत्पादन, सरसों का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, ये जब भी नए आंकड़े आते हैं तो इनकी स्थिति बदल जाती है। कई बार मतलब बीकानेर हो गया तो आगे कई बार चूरू चला जाएगा, फिर कोई जिला ऐसे हुआ जैसे नागौर जैसे हो गए, इनको पछाड़ करके नागौर जैसे जिले आगे हो सकते हैं। तो ये जो आते हैं इनके करंट आंकड़े हमें याद रखने पड़ते हैं, लेकिन अभी तो यही आंकड़े चल रहे हैं, वर्तमान में करंट आंकड़े नहीं आए हैं, तो ये आंकड़े बिल्कुल सही है अभी के लिए।
तो राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन है वो बीकानेर और चूरू में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 66 रहेगा। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है? तो लूणकरणसर बीकानेर में। कहाँ होता है? लूणकरणसर बीकानेर में। और इसी को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है मूंगफली उत्पादन के लिए, क्योंकि भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात के राजकोट में होता है। कहाँ होता है? गुजरात के राजकोट जिले में। तो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होता है? तो लूणकरणसर बीकानेर जिले के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 67। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? तो लूणकरणसर बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन के लिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का क्वेश्चन है आपका। देखो 68 नंबर क्वेश्चन, इसबगोल का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? जालोर में। किस जिले में? इसबगोल का उत्पादन सर्वाधिक जालोर जिले में होता है। फिर से बता रहा हूँ, ये आंकड़े वर्तमान आंकड़े हैं, ठीक है। जो वर्तमान के लेटेस्ट आंकड़े यही हैं। ये आंकड़े जब भी नई रिपोर्ट आएगी तो बदल सकते हैं। कौन सा जिला प्रथम आ जाए हम नहीं कह सकते हैं। इसबगोल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? घोड़ा जीरा। ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि घोड़ा जीरा किसका नाम है? इसबगोल को। इसबगोल को स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ा जीरा कहा जाता है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक संतरे का उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये झालावाड़ में होता है। कहाँ पे होता है? झालावाड़ में। झालावाड़ में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? तो संतरे का उत्पादन होता है। 71 नंबर 71 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन कहाँ होता है? तो 12 जिले में होता है। एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है ये कि राजस्थान में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? 12 जिला। कौन सा हो जाएगा? 12 जिला। इसके बाद में है आपका, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ये एग्ज़ाम में 2 बार पूछा गया है, ठीक है। राजस्थान में पान मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है? ताऊसर नागौर की। कहाँ है? ताऊसर नागौर की पान मेथी बहुत ही फेमस है। ताऊसर नागौर की पान मेथी फेमस है। और यदि आप मार्केट में देखो, यदि आप मार्केट में जो मेथी का पैकिंग, मेथी का जो आपका पैकेट आता है उसमें भी देख लेना, तो मोस्ट ऑफ कहाँ की होगी? पान मेथी नागौर की, ताऊसर नागौर की प्रसिद्ध है, वही होगी। राजस्थान में लाल मिर्ची कहाँ है? देखो मिर्ची नहीं पूछी है, लाल मिर्ची पूछी है। जोधपुर, मथानिया जोधपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है कि राजस्थान में लाल मिर्ची। हमें ये नहीं पूछा कि मिर्ची कहाँ की, हमें ये पूछा कि लाल मिर्ची कहाँ की प्रसिद्ध है। तो मंथानिया या मथानिया जोधपुर की प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर रहेगा 74। निम्न में से किस जिले में फूल मंडी स्थित है? फूल मंडी कहाँ है? तो पुष्कर अजमेर में। कहाँ स्थित है? पुष्कर अजमेर में फूल मंडी स्थित है। इसलिए तो मैं बता रहा था कि अजमेर को लेकर राष्ट्रीय उद्यानिकी विकास संस्थान किशनगढ़ अजमेर में है। राष्ट्रीय उद्यानिकी यानी फूलों से संबंधित, जो गार्डन से संबंधित था, वो विकास केंद्र कहाँ था राष्ट्रीय लेवल का? वो किशनगढ़ अलवर में है, ना कि अजमेर में। लेकिन जो फूलों की मंडी है वो पुष्कर अजमेर में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 रहेगा, निम्न में से किस जिले में लहसुन मंडी है? तो छिपा बड़ौद 12 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से किस जिले में लहसुन मंडी है? छिपा बड़ौद 12 में है ये लहसुन मंडी स्थित है। मैं जो तहसील है उनके नाम भी लिख रहा हूँ, गांव तहसील जो एरिया होते हैं उनके नाम भी साथ में ले रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट के नाम तो आ ही रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, राज्य में इसबगोल मंडी कहाँ है? तो भीनमाल तहसील जालोर में। कहाँ हो जाएगा? भीनमाल तहसील जालोर में है इसबगोल मंडी स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर रहेगा, देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये आंकड़े देखो 17-18 के हैं, इससे अभी नए आंकड़े नहीं आए हैं और ये एग्ज़ाम में 3 से 4 बार पूछे गए आंकड़े हैं, ध्यान रखना। देखो वानिकी क्षेत्र कितना है, कृषि अतिरिक्त भूमि क्षेत्र कितना है, ऊसर भूमि का क्षेत्र कितना है, चारागाह का भूमि कितना है, फिर शुद्ध बोया गया कितना है। ये सारे के सारे हमें पॉइंट याद रखने हैं। देखो वानिकी क्षेत्र, ठीक है, राजस्थान में वानिकी क्षेत्र है 27.26 लाख हेक्टर। अगर प्रतिशत में पूछे तो 0.4%, 8.04% है। कृषि अतिरिक्त भूमि है राजस्थान में तो 19.83 लाख हेक्टर।
तो जो कि 5.78%, 5.78% हो जाएगा। इसके बाद में है ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि है, तो ये 23.83 लाख है और 6.95% है। इसके बाद चारागाह है, तो वो आपका हो जाएगा 4.88%। चालू पड़त भूमि है, वो आपका हो जाएगा 5.08%। ये हेक्टर में भी याद रख सकते हो आप। इसके बाद अन्य चालू पड़त है 0.81 और शुद्ध बोया गया आपका 52.22%। ये 53 भी हो सकता है, ये 51 भी हो सकता है। अब देखो, इतने भी सटीक आंकड़े नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन। मैं आपको एक और क्वेश्चन इसका लाया हूँ, मैं बता दूंगा। इसमें हमको याद रखना है, एक तो पहला पॉइंट, ठीक है, एक तो हमें ये पूरी लाइन याद रखनी है, एक ये पूरी लाइन याद रखनी पड़ेगी हमें, और एक चालू पड़त भूमि और एक शुद्ध बोया गया। ठीक है, शुद्ध बोया गया में कभी 51 हो जाएगा, तो कभी 53, कभी 52। लेकिन एक जनरली आइडिया हमें होना चाहिए कि जो सर्वाधिक प्रतिशत होगा वो किस में होगा, शुद्ध बोया गया। और 4% के आसपास जो रहेगा वो चारा। देखो, चारा और 4% के आसपास चारा रहेगा, ठीक है। और चालू पड़त भूमि के आसपास क्या रहेगा, 5%। और वानिकी लगभग 8 से 9 के बीच में वानिकी वन प्रदेश रहेगा, क्योंकि अपने वन प्रदेश में रिपोर्ट कितनी है, 9.57% है, 9.57% है वन क्षेत्र। तो ये भी 9, 8, 9 के बीच में, ये इस तरह से आइडिया लगा सकते हो आप। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप इसको अच्छे से याद कर ले। सारे आंकड़े याद करने हैं, लेकिन पहला, चौथा, पाँचवा और सातवां ये हमें रट लेने अच्छे से कंप्लीटली। कई लिख के भी इनको याद करना, एग्जाम में पूछे गए हैं ये। इसके बाद बात करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? सारी की रबी की फसल ले आया हूँ। ये जितनी भी रबी फसल है मैं सारी लिखी है। देखो, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, राई। देखो, यहाँ तक तो हमें पता रहता है, और मेथी भी हमें पता रहती है, क्योंकि स्थानीय गाँवों में गाँवों में देखो, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, राई और मेथी, इतना तो हम देखते ही हैं। लेकिन अफीम क्या हर जगह होता है? ठीक है, सूरजमुखी की खेती हमने नहीं देखी है। नहीं, जिस एरिया में है उन्होंने देखी होगी, लेकिन हर एरिया में ज़रूरी थे, जैसे तारा मीरा है। तो अब एग्ज़ाम में क्या, पहले एग्ज़ाम में गेहूँ, जौ, चना, सरसों, राई, इस प्रकार है। लेकिन वर्तमान में एग्ज़ाम में ट्रेंड में अलसी, तारा मीरा, इसबगोल, सूरजमुखी, ये किस प्रकार की कृषि है? ये रबी की कृषि है। इस प्रकार हमें सारे याद रखने हैं, ठीक है। अलसी है, तारामीरा, मेथी, इसबगोल, सूरजमुखी, अफीम, ये सारी रबी की किस्में हैं, इसलिए हमें ये याद रखनी है। इसके बाद में देखो, खरीफ की फसल, तो ये जो वर्षा ऋतु में है, तो बाजरा देखते हैं हम, ज्वार, कपास भी है, मक्का, ग्वार, गन्ना, यहाँ तक तो अपन ने देख, मूंगफली भी है, ठीक है, मोठ भी है, चावल भी। लेकिन तिल, अरंडी, इस प्रकार के एग्ज़ाम में हमें दे देगा, तो ये सारे हमें ध्यान रखने हैं। बाजरा, ज्वार, कपास, मक्का, ग्वार, गन्ना, मूंगफली, मोठ, चावल, तिल, अरंडी और उड़द, ये सारी किसकी है? वर्षा ऋतु की खरीफ की फसलें हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हो जाएगा। निम्न में से मक्के की किस्म कौन सी है? ठीक है, माही, कंचन और माही धवल किसकी मक्के की किस्म है? ये दोनों किस्में हैं किसकी? ये किस्में नहीं, किस्म, ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं अपन, किस्में। किसकी किस्में हैं? तो माही कंचन और माही धवल है, वो मक्के की किस्म हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी किस्म वाला क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है, ये किस्में कौन कौन सी, उनकी प्रजाति कौन सी है, कहने किस्में, वो पूछा जाएगा आपसे। 81 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से चावल की किस्म कौन सी है? तो माही, सुगंधा, चंबल, रत्ना, ये तीनों चावल की किस्में हैं। बहुत सारी है, ऐसे तो देखा 10-15, जो जनरली राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा होती है वो हमें पूछेगा। अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो चावल की तो हज़ारों किस्म है, ठीक है, चावल हज़ारों प्रकार के होते हैं। लेकिन हमें अपने राजस्थान में जो सर्वाधिक उत्पादन होते हैं या बोया जाता है वही पूछा जाएगा, ना कि वर्ल्ड लेवल पे। तो चावल की किस्में माही, सुगंधा, रत्ना और चंबल और रत्ना, ये तीनों चावल की किस्में हो जाएगी। 81 नंबर का क्वेश्चन है आपका। देखो, कोहिनूर, सोना कल्याण, फिर राज 1482, राज 3765,
आदि किस्म किस खाद्यान्न की है? ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा गेहूं की। देखो, कोहिनूर, सोना कल्याण, सोनालिका या सोना कल्याण, ये हमने सुना है। लेकिन राज 1482, राज 3765, इस प्रकार की किस्में अपने लिए नहीं हैं, तो हमें पहचान करनी है ये कौन सी हो जाएगी? गेहूं की किस्में है। किसकी हो जाएगी? गेहूं की किस्में कहलाती हैं। राज्य में गेहूं उत्पादन में अग्रणी जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले हो जाएंगे, या हनुमानगढ़ गंगानगर जिले? गेहूं उत्पादन में अग्रणी जिले हैं दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 84 रहेगा, 84। राजस्थान में कपास उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले में। हनुमानगढ़ एवं गंगानगर में गेहूं भी उत्पादन होता है सर्वाधिक, और कपास का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान में देसी कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक देसी कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो कोटा और बारां जिले में। किसमें? कोटा और बारां जिलों में राजस्थान का सर्वाधिक देसी कपास का उत्पादन होता है। इसके बाद में आपका रहेगा 86 नंबर का क्वेश्चन है, 86 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, नरमा क्या है? ठीक है, तो संकर कपास की एक किस्म है, ठीक है। यानी जो हाइब्रिड कपास होते हैं, संकर प्रजाति के संकरण वाले जो कपास होते हैं उनको नरमा का, या नरमा एक प्रजाति है किसकी? संकर कपास की प्रजाति है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 87। होहोबा या जोजोबा के कितने कृषि फॉर्म राजस्थान में स्थित हैं? तो ढूंढ जयपुर में, फतेहपुर सीकर में, झज्जर बीकानेर में। ये तीनों के तीनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। होहोबा या जोजोबा कि ये एक प्रकार का पौधा है, ठीक है। ये इजरायली पौधा कह सकते हैं हम, एक प्रकार का विदेशी पौधा है। होहोबा या जोजोबा कितने कृषि फॉर्म राजस्थान में है? तो ढूंढ जयपुर में भी है, ठीक है, फतेहपुर सीकर में भी है, और झज्जर बीकानेर में भी है। झज्जर बीकानेर है। 88 नंबर का क्वेश्चन है, अफीम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन है आपका, बायोडीजल के लिए सर्वाधिक उपयोग में कौन सा पौधा लिया जाता है? तो रतन जोत का, ठीक है। बायोडीजल के लिए सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला पौधा कौन सा होता है? रतन जोत का पौधा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और आपका 19 नंबर का क्वेश्चन, 19 नहीं 90 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। राजस्थान में जैतून रिफाइनरी कहाँ स्थित है? लूण करणसर बीकानेर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैतून रिफाइनरी कहाँ लगाई है? तो लूण करणसर बीकानेर में जैतून रिफाइनरी लगाई गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, पीला सोना किसे कहा जाता है? तो होहोबा या जोजोबा का जो पौधा होता है इसको पीला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीला सोना कहा जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना आप, ठीक है। पीला सोना किसे कहा जाता है? होहोबा या जोजोबा के जो पौधे होते हैं उनको पीला सोना कहा जाता है। 92 नंबर का क्वेश्चन है 92, पान की खेती को क्या कहा जाता है? तो बजेड़ा। जो भी पान की खेती की जाती है उसको बजेड़ा कहा जाता है। क्या कहते हैं? बजेड़ा। यानी जो पान की खेती करने वाले खेत होते हैं या पान की खेती जो की जाती है उसको क्या कहते हैं? बजेड़ा कहा जाता है। गोचनी किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है। गेहूं, जौ और चने की मिश्रित कृषि को गोचनी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोचनी कहा जाता है। याद रखना, गेहूं, जौ और चने अपने खेतों में देखा होगा, मिक्स में क्या करते हैं, थोड़े बहुत तो चने कर देते हैं, फिर थोड़े बहुत उसमें गेहूं भी डाल दें, थोड़े बहुत जौ भी डाल दें, तो मिश्रित कृषि होती है, तो इसे गोचनी कहा जाता है। इसके बाद 95 नंबर का क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोग क्या समझते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ विद्यार्थी यही समझते हैं कि 2-3 फसलों को एक साथ बोना मिश्रित कृषि कहलाता है। बिल्कुल गलत है। कृषि के साथ साथ पशुपालन करना भी मिश्रित कृषि कहलाता है। ये एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ऑप्शन में सीधा ए ऑप्शन में दे देगा 2 कृषियों को एक साथ करना, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ए ऑप्शन राइट कर देंगे। लेकिन दो खेती को, 2 फसलों को, कृषि नहीं, 2 फसलों को एक साथ बोना, एक खेत में बोना
मिश्रित कृषि नहीं कहलाता है। कृषि के साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि कहलाता है। 96 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम निजी मंडी कहाँ स्थापित की? तो कैथून कोटा में। कहाँ की गई है? कैथून कोटा में राज्य की प्रथम निजी मंडी स्थापित की गई है। इसके बाद में आपका 97 नंबर का क्वेश्चन है, 97 हो जाएगा। राज्य का प्रथम किसान कॉल सेंटर कहाँ है? अजमेर में। राज्य का प्रथम किसान कॉल सेंटर कहाँ स्थित है? अजमेर जिले में स्थित है। इसके बाद में आपका 98 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र है। तो कहाँ है? ये चारों ऑप्शन देख लेते हैं। राज्य में प्रमुख मकाई का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, या पूर्वी भाग में, या पश्चिमी भाग में। तो देखो ये होता है आपका दक्षिणी भाग में। कहाँ होता है? यानी आपका उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ वाले जो इलाके हैं, यहाँ पे मक्के का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा होता है? दक्षिणी भाग। चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर वाले जो इलाके हैं उसमें आ जाता है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों का सही युग्म है। प्रमुख बाजरा उत्पादक पूछा गया है यहाँ पे। तो बाड़मेर झालोर, नागौर बूंदी, सवाई माधोपुर गंगानगर, या झालोर अलवर। अगर यहाँ पहचान करें अपन, देखो अलवर होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे फिर गंगानगर होगा नहीं, तो ऑप्शन बचता क्या है? यहाँ पे ऑप्शन ए होगा बाड़मेर और झालोर। क्या हो जाएगा? बाड़मेर और झालोर। इसके बाद में आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सी सही नहीं है? पूछा गया। क्वेश्चन को समझना, राजस्थान की ये 4 विशेषता दे रखी कृषि से संबंधित, इनमें से कौन सी नहीं है ये हमें पहचान करना है। देखो, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे गेहूँ, चावल, बाजरा सभी बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छे होते हैं, तो खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है। स्थानांतरित कृषि मौजूद है, तो बिल्कुल सही है। ग्रासिया जनजाति के द्वारा और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले भील जनजाति के द्वारा स्थान बदल कर खेती की जाती है, स्थानांतरित कृषि भी है। मानसून तटस्थ कृषि, देखो मानसून, फिर इसके बाद अपन बात करें तो फिर शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता। तो बात किसकी करें? मानसून तटस्थ कृषि यहाँ पे नहीं है। मानसून तटस्थ कृषि इसलिए नहीं है क्योंकि राजस्थान में मावट, ठीक है, मावट, वर्षा दिनों में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, फिर वर्षा दिनों में बारिश होती भी है, उसके हिसाब से भी बारिश होगी, मतलब जल प्राप्त होगा। और गर्मियों में भी जिस तरह से बात कर ले अपन, तो पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है, उसके द्वारा भी सिंचाई के द्वारा खेती हो जाती है। तो नहीं, सिंचाई के माध्यमों से भी खेती होती है यहाँ पे। तो मानसून तटस्थ कृषि नहीं कह सकते, बल्कि शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता है, तो ये बात भी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 101 रहेगा आपका, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है? यानी हमें देखो मावट आता है, मैं आपको बता दूं, इससे आप पहचान कर लोगे। मावट आता है, वो आता है सर्दी ऋतु में, यानी रबी की फसल के लिए उपयोगी होता है। जो सर्दी की ऋतु चलती है तब आता है ये, और रबी की फसल के लिए उपयोगी। अब इनमें से रबी की फसल पहचाननी बस। मावट किसके लिए लाभान्वित नहीं है? तो गेहूँ रबी की फसल है सर्दी में, चना, सरसों, तीनों के लिए काम आता है, क्योंकि रबी की फसल सरसों में ये बोई गई है, तो मावट वहाँ पे काम आ जाएगा। लेकिन अगर बात करें अपन यहाँ पे कपास की, तो कपास के लिए लाभान्वित नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहाँ कृषि, पारिस्थितिकी, पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना, देखो यह राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान विकसित करने की योजना बनाई है माउंट आबू में। करंट अफेयर्स के हिसाब से पूछा जा सकता है, कहाँ बनाई है? माउंट आबू में बनाई है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, देखो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ठीक है, कि गेहूँ राजस्थान 377 किसकी किस्म है? तो गेहूँ की। यहाँ पे आरजे, मतलब आरजे 377 दे देगा आपको। तो ऑप्शन ध्यान रखना, देखो
गेहूं की किस्म कौन सी है, इसमें से मिलान करें तो आपकी ये हो जाएगा राजस्थान 377 गेहूं की है। RD 2035 है, वो हो जाएगी जौ की। फिर MH 169 किस्म किसकी, बाजरा की। और माही कंचन और माही धवल किसकी है, मक्का की। तो इस प्रकार हमें ये सारी की सारी किस्में याद रखनी है। देखो फसल है, उपज किस्म है, माही कंचन माही धवल मक्का की, MH 169 बाजरा की, RD 2035 जौ की, और 3077 वो आपकी गेहूं की हो जाएगी। इसके बाद में 104 नंबर का क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है, तो वो उदयपुर संभाग में। मक्के का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर संभाग में होता है। 105 नंबर का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। राजस्थान के किस फसल के लिए प्रोजेक्ट ऑफ गोल्डन रेंज का आरंभ किया गया था, तो मक्का के लिए। मक्का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दक्षिणी राजस्थान में और लगभग कई एरियो में राजस्थान के द प्रोजेक्ट ऑफ गोल्डन रेंज का आरंभ किया गया था, तो मक्के के उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए। 106 नंबर का क्वेश्चन है, देखो, सहरिया जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको वालरा कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वालरा कृषि। और अगर यहाँ पे भील जनजाति तो ची माता आ जाता है, ठीक है। भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को ची माता कहा जाता है, और सहरिया जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को वालरा कृषि कहा जाता है। इसके बाद में आपका है 107 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू रहा था, किस वर्ष लागू हुआ था, 1959 में। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, 1959। अब अच्छे से याद कर लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपका 108, दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है। दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध है जीरे की। देखो नाम कैसा है, केसर, हमें लग सकता है कि केसर की किस्म है, लेकिन ये एक जीरे की किस्म है। दुर्गापुर केसर किसकी किस्म हो जाएगी, जीरे की किस्म हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 109 नंबर का क्वेश्चन है, द नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत राजस्थान के कितने ज़िले आते हैं, तो 12 ज़िले, ठीक है। वर्तमान में 12 ज़िले हैं, स्टार्टिंग में पहले 8 थे, फिर 4 और जोड़ दिए गए हैं। नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत राजस्थान के कितने ज़िले, 12 ज़िले। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा आपका, काजरी कहाँ स्थित है, ठीक है। काजरी कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में स्थित। देखो काजरी कहाँ स्थित है, कब स्थापित की, पूरा नाम सब कुछ पढ़ लिया। अंतिम क्वेश्चन 110 नंबर का क्वेश्चन, काजरी कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है। देखो इस प्रकार से हमने कृषि, जो राजस्थान की कृषि प्रणाली थी, कृषि के जो आंकड़े थे, उसके 110 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। और इस 110 प्रश्न में मैंने ये पूरी कोशिश की है कि राजस्थान का जो कृषि वाला पूरा का पूरा टॉपिक ही कवर किया। आपके पास यदि नोट से या कोई गाइड बुक से पढ़ते हो तो देख लेना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने बाकी नहीं रखा। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास रहेगी अपनी खनिज संपदा से।